हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं फिर रेलवे के द्वारा पिछले 10 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया, साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मेरा 15वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सारे में लगभग 250, कहीं 300, 250, 300 एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूं। प्लीज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। आज मेरा 15वां लेक्चर है। लगभग 300 सवाल एमसीक्यू के रूप में, वन लाइनर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल है, तो याद रखना है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडन कहा जाता है। बहुत ही कंटाप सवाल है, एकदम बहुत ज्यादा उम्दा सवाल है। पहला ही सवाल एकदम शतक वाला सवाल है। याद रखना है, मांसपेशी और हड्डी को अगर जोड़ रहा है तो टेंडन जोड़ता है, और याद रखना है अगर हड्डी और हड्डी को जोड़ता है तो वो लिगामेंट जोड़ता है। सब याद रखना है। अगला सवाल, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। तो याद रखना है, रेलवे एसएससी टायर 1 एसएससी में पूछा गया सवाल 206 हड्डी होती है। अगला सवाल, एक टेंडन क्या बनाता है। तो याद रखना है, टेंडन को हिंदी में कंडरा कहा जाता है। ठीक है, तो एएलपी में पूछा गया सवाल है और बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। एलपी के एग्जाम होने वाली है। प्रीवियस ईयर सवाल देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर सवाल देखने के लिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल हैं वो सारे सवाल आपके सामने अकॉर्डिंग टू सिलेबस लाते रहता हूं, प्लीज जुड़े रहिएगा। चलिए, सवाल है कि एक टेंडन क्या बनाता है। तो यह रखना है, केवल कोलेजन फाइबर बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा, कोलेजन फाइबर बनाता है टेंडन। अगला हम लोग आते हैं कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। तो यह रखना, अभी हम लोग पढ़े टेंडन कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, वायु से भरी शारीरिक गुहा को क्या कहा जाता है। तो यह रखना, साइनस कहा जाता है। आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल। हमारे मांसपेशियों में अम्ल के कारण क्या पीड़ा होती है, मतलब क्या दर्द होती है। याद रखना है, उस अम्ल में लैक्टिक अम्ल जुड़ा हो जाती है, इसलिए दर्द होने लगती है। जैसे मान के चलो घुटना हो गया, टहनी हो गया, जहां मतलब जोड़ा वाला जगह है वहां पर लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, इसी कारण वहां मतलब दर्द महसूस होने लगती है। ठीक है, तो याद रखना है कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल है। रेलवे के प्रीवियस ईयर सवाल में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। मांसपेशियों की थकान के संचय की वजह क्या है। मांसपेशियों में अगर थकान हो जा रही है तो मतलब लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जा रहा है। ये सब याद रखना है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है ये। आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। हमारे चेहरे में कितनी हड्डी होती है। तो याद रखना, चेहरे में 6 हड्डी होती है। याद रखना है, दोनों हाथों में 30 लगभग 60 हड्डी होती है, और पैरों में भी 60 हड्डी होती है। कानों में 6 हड्डी होती है, खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। सब याद रखना है। और उसके बाद पसलियों में लगभग 24, और एक स्टर्नम बॉन्ड बीच वाले जो दोनों को जोड़ता है मिला के 25 हो गया। ठीक है, तो क्या क्या याद किया। चेहरे में हमारा 14 होता है, उसके बाद खोपड़ी में हमें 8 होती है, 8 हड्डी। और याद रखना है, जो पसली है, पसली छाती चेस्ट, वहां पर टोटल में 25 हड्डी होती है। ये सब अगला बहुत ही शानदार सवाल है। एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथ में 60 हड्डी, दोनों पैर में भी 60 हड्डी। ठीक है, सब याद रखना है। अगला सवाल, गले में कौन छल्ले मौजूद होते हैं। तो याद रखना, कार्टिलेज। गले में कार्टिलेज हड्डी 2 प्रकार का होता है, एक अस्थि एक उपास्थि। तो याद रखना, गले में उपास्थि हड्डी होती है। बहुत ही शानदार सवाल, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। गले में याद रखना है उपास्थि होती है। अगला सवाल, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है 206। ये तो बेसिक नॉलेज है। प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं कहाँ। तो याद रखना, टेंडन में पाए जाते हैं सफेद फाइबर। याद रखना है, टेंडन में पाए जाते हैं। अगला सवाल, मनुष्य की शरीर में कशेरुकी भाग कौन सी है। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जो है कशेरुकी का भाग है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। मानव शरीर की जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें कितना हड्डी होती है। याद रखना है 270 है, 280, 290, 300 लगभग हो जाता है। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया, एनटीपीसी 2016, हर जगह पूछा जा रहा है ये सवाल। मानव शरीर में कुल हड्डी, तो याद रखना ये सवाल बार बार आ जा रहा है, 206 हड्डी। मानव शरीर में 2 हड्डियों को आपस में कौन जोड़ती है। तो अभी हम जस्ट बताए थे, लिगामेंट। याद रखना है, 2 हड्डी और 2 हड्डी अगर जुड़ रहा है यहां पर, तो यह रखना वह कौन कारण है। तो यह रखना, लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, अगला सवाल, हड्डियों को कौन जोड़ता है। तो यह रखना, लिगामेंट। स्नायु बंधन, ग्रुप डी, हर जगह पूछा जाता है ये सवाल, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। रैपिड फायर स्पीड में हम लोग 300 सवाल लगभग खत्म करेंगे, लगभग 300 है।
और अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, सरकारी दफ्तर में कदम रखना चाहते हैं, अपना माँ बाप का सर ऊंचा करना चाहते हैं, तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो ठीक है, तो आपका जोरदार स्वागत मेरे क्लास मॉनिटर फैमिली में रहेगा। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक से जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है। देख रहे बार बार अगर एक ही सवाल पूछ रहा है तो कितना घुमा फिरा के इधर उधर से पूछेगा। तो याद रखना दो अस्थि दो हड्डी जहां रह जाएगा तो याद रखना है लिगामेंट याद रखना। अच्छा कैसे याद करें, तो मैंने एक ट्रिक याद किया था, बेबी थप्पड़ मारेंगे तो लिगामेंट टूट जाएगा। ऐसे ही एक मतलब ट्रिक्स बनाए थे बहुत पहले। तो याद रखना है बीबी क्या हो गया, बोन और बोन मतलब हड्डी और हड्डी अगर जोड़ेगा तो लिगामेंट टूट जाएगा, यानी लिगामेंट बी यानी बोन और बोन को कौन जोड़ती है, तो याद रखना लिगामेंट। और वही बोन और जो मांसपेशी है वो कौन जोड़ती है, तो याद रखना है टेंडन। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो हमारे कानों में एक कान में 6 हड्डी, सॉरी एक कान में 3 हड्डी, तो दूसरा कान में भी 3 हड्डी। उसी 3 में से एक कान जो है एक हड्डी जो है ना, उसी 3 में से एक हड्डी, उसी 3 का एक हड्डी का नाम है स्टेपीज। वही स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, याद रखना है स्टेपीज जो कानों में रहती है। ठीक है, एनटीपीसी और जेई में पूछा गया सवाल। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कहाँ रहती है, तो यार कान में। अगला सवाल है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ। बहुत ज्यादा बार यह पूछा जाता है, तो याद रखना है इनेमल। दांतों की जो इनेमल है ना, इनेमल जो चमक होती है दांत में, वह इनेमल का परत लगा रहता है, इनेमल नाम है उसका। तो यही इनेमल जो है ना शरीर का सबसे कठोर भाग है। कठोर हड्डी नहीं बोलना है, वो हड्डी नहीं है, वो एक कठोर भाग है। हड्डी रहेगा तो जबड़े हो जाएगा, जबड़ा है ना, ये सब याद रखना है। जबड़ा सबसे मजबूत हड्डी हो जाएगा। और कठोर पदार्थ अगर बोलेगा तो याद रखना दांतों की परत, याद रखना वह किससे बना होती है, याद रखना वह इनेमल का बना होता है, जिससे हमारा दांत चमक होती है। आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखना है अब जांघ की हड्डी, फीमर, यही सबसे बड़ी हड्डी है, इससे बड़ा तो है नहीं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी वही है, फिर जांघ की हड्डी, फीमर। आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी वही जांघ की हड्डी, फीमर है। नेक्स्ट आते हैं मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। तो मजबूत हड्डी अगर बोल दिया जाए तो यहाँ जांघ की हड्डी नहीं होगी, यहाँ जबड़े की हड्डी होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जा रहा है। जबड़े की हड्डी जो हम बोल रहे हैं तो हमारा जबड़ी ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये हड्डी जो है शरीर का सबसे मजबूत हड्डी होती है। सभी अगला सवाल है, छाती के आसपास जो हड्डी पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो अभी हम बताए थे तो लगभग पसलिया उसे कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। लगभग टोटल में एक साइड 12 तो दूसरे साइड 12 और बीच में पाए जाते हैं जो दोनों पसलियों को जोड़ता है, उसका नाम है अस्टर्नम बोन। ठीक है, तो तीनों मिला के हो जाएगा 25। टोटल पसलियों की संख्या एक मानव शरीर में कितने टोटल पसलियों की संख्या लगभग 25 होती है। और याद रखना छाती के ही इसी को ही पसलियां कहा जाता है। अगला सवाल, एक अच्छी हड्डी नहीं होती है, तो याद रखना है अच्छी हड्डी दो जगह पाए जाते हैं, एक अच्छी एक उपाक्षीय। तो अक्षीय हड्डी जो है कंधे वाला या अक्षीय हड्डी नहीं है, यह उपाक्षीय है जो अंदर भाग में आता है। ठीक है, अगला सवाल, रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है, याद रखना स्पाइनल कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है, जो कि स्पाइनल कोड से जुड़े हुए थे और उसमें डायरेक्ट जाके मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अगला सवाल आते हैं, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कौन सा होती है, तो याद रखना अनैच्छिक मतलब आपके इच्छा के अनुसार वो काम नहीं करेगा, वो कर रहा है तो कर रहा है, आप उसको रोक भी नहीं सकते, ना ही उसको कुछ होल्ड भी कर सकते, ना ही उसको चला भी सकते हैं। उस मांसपेशी को कौन सा कहा जाता है, तो याद रखना दिल। हार्ट का जो मांसपेशी है उसे ही अनैच्छिक मांसपेशी कहा जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल, मांसपेशियों को और हड्डियों को कौन जोड़ता है, ये 2 बार पूछ दिया है। टेंडन जो होती है वह मांसपेशियों, जैसे मान के चलो ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, तो इसके ऊपर जो है ये इसके ऊपर गोश्त बनेगा या मांस बनेगा या मीट बनेगा, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर क्या बनेगा, मीट मतलब सटेगा। अब इसके ऊपर जो मीट सटेगा, यही मीट जो है वह सटेगा तो कौन सटाएगा, तो याद रखना है टेंडन सटेगा। ठीक है, टेंडन उसको चिपकाए रखता है। टेंडन क्या है, एक उत्तक है, टिश्यू है, वही टिश्यू जो है वह उसको चिपकाए रखता है। अगला सवाल, अस्थि जो है कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित कौन होती है, तो यानी कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि यानी हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, बस एकदम बेसिक नॉलेज याद रखना है। ठीक है, हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला सवाल आते हैं, मांसपेशियों की क्रिया से
उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? अगर मांसपेशी की क्रिया से आपको ताकत लगना पड़ रहा है, ठीक है, और कहीं मतलब वजन उठाना पड़ रहा है, तो कौन सी बल उत्पन्न करेगा? तो याद रखना है मस्कुलर फोर्स यानी पेशीय बल वहां काम कर रही है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती है? तो यार स्वैच्छिक मतलब आपके इच्छा के अनुसार अगर काम हो रही है, वह मांसपेशियां आपके हाथों में है। जैसे अभी हम लिख रहे हैं तो हम अपने इच्छा अनुसार लिख रहे हैं ना, वो अपना हाथ थोड़ी चल रहा है अपने आप में, हम सोच रहे हैं कि हमको लिखना है तभी लिख पा रहे हैं। तो वो जो मांसपेशियां है उसी को बोलेंगे स्वैच्छिक मांसपेशियां। और अनैच्छिक कौन वाला हो गया? अनैच्छिक हो गया आपका, जैसे हो गया दिल में जो मांसपेशियां वो अनैच्छिक है, आपकी इच्छा के अनुसार वो काम नहीं कर रहा। अगला सवाल, संधि पर हड्डी की सतह के मुलायम भाग को क्या कहा जाता है? जैसे मान के चलो दो हड्डी अगर जुड़ रहा है, फिर बना रहे एक हड्डी, ऐसे एक हड्डी बनाए, फिर यहाँ पर एक हड्डी जुड़ रहा है, ठीक है, एक हड्डी फिर यहाँ जुड़ रहा है, तो ये भाग ये जो जुड़ा, तो यहाँ फिक्स है कुछ ना कुछ वहां पर, मतलब कोई नॉर्मल चीज रहेगा, हार्ड चीज नहीं रहेगा, नहीं तो घिस घिस के वहां पर दर्द महसूस होने लगती है। तो वही बीच में क्या पाया जाता है? याद रखना है, वो बीच जो हम लोग वहां क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। वो हल्का सा नरम रहता है, वो भी हड्डी है लेकिन हल्का सा नरम रहता है, इसी को कहा जाता है कार्टिलेज। वो भी एक हड्डी का भाग है और हर दो हड्डियों के बीच में वह जुड़ाव का एक मतलब एक जगह पे रहता है। याद रखना है, दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है, उसी को उपास्थि यानी कार्टिलेज कहा जाता है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल, खनिज हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है? मतलब हड्डियां जो मजबूत होती है उसमें क्या जरूरी है? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है, और जैसे मान के चलिए कहीं किसी का हड्डी टूट जाता है, मतलब उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना कैल्शियम बहुत जरूरी है शरीर की हड्डी को मजबूत रखना। अगला सवाल, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, तो कंकाल मांसपेशियां को ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है, वॉल्यूमेट्री। अगला सवाल आते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? तो याद रखना स्टेपेडियस। स्टेपेडियस जो है सबसे छोटी मांसपेशियां है, ये बहुत बेसिक नॉलेज है, आरआरबी जेईई में पूछा गया था। पेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो ये बार बार पूछा जा रहा है, टेंडन। याद रखना है, पेशी यानी मांस यानी और हड्डी को दोनों को जोड़ने वाला कौन है? तो याद रखना है टेंडन। और बीबी वाला तो याद हो गया होगा, लिगामेंट है ना। अगला सवाल, मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता लेती है, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कार्डियक कहा जाता है, ठीक है, कार्डियक कहा जाता है। याद रखना यह हृदय से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, न्यूनतम आधात्री यानी मैट्रिक्स वाला संयोजी उत्तक कौन सा है? तो याद रखना लिगामेंट जो है वह आपका न्यूनतम आधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी उत्तक हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, सवाल है कि धारीदार पेशियां कहाँ होती है? तो याद रखना है बहुनाभिक यानी मल्टी न्यूक्लियस में धारीदार पेशियां पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा बहुनाभिक। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, तो कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है? याद रखना है हमारे मांसपेशियों में अगर ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति हो रही है तो हृदय की गति बढ़ जाएगी, वह एड्रेनालाइन की आपूर्ति के कारण हृदय की गति बढ़ जाती है। याद रखना है एड्रेनालाइन, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जितने भी सवाल लेके आया हूं आप देख भी रहे होंगे, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर सवाल, कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा पूछा गया सवाल है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा। लगभग 1 घंटे में हम लोग सारा 300 सवाल जो है वन लाइनर के रूप में आपके सामने समाप्त कर देंगे। ये मेरा आज का 15वां लेक्चर है, इससे पहले मैंने 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लीज जो है आप प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। बहुत कम समय बचे हुए हैं, एग्जाम होने वाली है किसकी? सबसे पहले तो एग्जाम होने वाली है आपका रेलवे का, तो रेलवे में किसका? तो टेक्नीशियन का होने वाला है, उसके बाद आरपीएफ की होने वाली है और बहुत ही जल्द एनटीपीसी की होने वाली है। तो याद रखना है हमें स्थिर बनाना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का देखिए, अच्छे समय देखने के लिए बुरे दिन तो देखना पड़ेगा, तो बुरे दिन के लिए आपको कुछ झेलना पड़ेगा, आपको मेहनत करने पड़ेगा, स्थिर बनाए रखने पड़ेगा, ठीक है। स्थिर बनाए, क्योंकि स्थिर पानी ही पत्थर काटती है, याद रखना है। अगला सवाल,
दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे लिगामेंट कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होती है, जैसे बीच वाले कान को क्या कहा जाता है, मतलब 3 जो है वह 3 हड्डी होती है कान के अंदर, तो याद रखना हैमर, हैंडविल और स्टीरप। ठीक है। अगला सवाल, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। अच्छा, कान हम लोग जो छू रहे हैं तो हल्का सा टाइट लग रहा है, लेकिन उतना हड्डी जितना मजबूत भी नहीं लग रहा है, याद रखना। ठीक है। तो वो किससे बना, वो एक कार्टिलेज से बना है, वो एक कार्टिलेज, वो भी हड्डी है लेकिन मजबूत वाला हड्डी नहीं, जैसे हाथों में रहती है, तो वो एक हड्डी है। तो हड्डी 2 प्रकार का, ये एक अस्थि है और वो हो गया उपास्थि, जो इसको हम लोग मोड़ सकते हैं, जिस वो जो हल्का सा कमजोर और हल्का सा मुलायम रहता है उसे उपास्थि कहा जाता है। ठीक है। 2 हड्डियों के बीच में ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन कान में भी है। अगला सवाल, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां कौन से है, तो याद रखना यही हैमर, हैंडविल और स्टीरप। अगला सवाल आते हैं, मांसपेशियों का वह कौन सा भाग है जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ जाता है, उसे एक्टिन कहा जाता है। सब याद रखना है, बेसिक नॉलेज है। मांसपेशियों का वह कौन सा भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ जाता है उसे एक्टिन कहा जाता है। आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव शरीर में द्विशीर्ष मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है, रखना है बाहों में होती है। मायोसिन और एक्टिन क्या है, यार ना मांसपेशियों की प्रोटीन है। मायोसिन और एक्टिन मांसपेशियों की प्रोटीन है। अगला सवाल आते हैं, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो क्या ढकती है, तो यार ना मांसपेशियां तंतु ढकती है। सार्कोलेमा एक झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को ढक देती है। अगला सवाल आते हैं, मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है, तो यह रखना ऑप्शन के आधार पर, यहाँ हमारा ऑप्शन था तो एक्स जो है वह कोई हड्डी नहीं। अगला सवाल, घुटने की टोपी किसे कहा जाता है। अच्छा, हम लोग जो घुटना पैर में है ना, उसमें देखना हाथ रख के कभी कभी तो गोल गोल टाइप का कुछ लगेगा, वो गोल गोल हड्डी जो है ना, उसी गोल चक्री के कारण ही में हम लोग का जो है ना इधर उधर मूव हो रहा है आपका पैर। तो ये याद रखना है, उस घुटने को क्या कहा जाता है, उस टोपी को क्या कहा जाता है, पटेला कहा जाता है। अच्छा सवाल है, बहुत ही बेसिक नॉलेज, पटेला उसे कहा जाता है, ये एकदम बेसिक नॉलेज है, याद रखना है पटेला। आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल। अस्थिबंध यानी लिगामेंट किसके साथ जुड़ा होता है, तो लिगामेंट कौन तोड़ देगा, बीबी यानी बी और बी बॉन्ड। ठीक है। तो हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ेगा, तो याद रखना लिगामेंट। अगला सवाल, उम्मीद कर रहा हूं जितने भी सवाल हम बता रहे हैं वो सारे सवाल आपके जहन में बैठ रहा होगा, और ऐसे ही नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ प्लीज जुड़े रहिएगा। अगला सवाल, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, यार ना अरेक्टर पीली के कारण। ठीक है। अरेक्टर पीली के कारण जो है हमारी मतलब भयभीत होने के कारण हमें क्या हो जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगला सवाल, मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः नीचे दी ओर गए स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के कारण होती है, तो यार ना है डायफ्राम की शिफ्टिंग के कारण हमें हमारे मुंह में मतलब हिचकी आने लगती है, डायफ्राम याद रखना। अगला सवाल, शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशियां चवर्निक पेशियां जो है वह कहाँ स्थित होती है, मांसपेशियां सबसे ज्यादा जबड़ा में स्थित होती है। अगला सवाल आते हैं, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होती है, तो वही याद रखना है लैक्टिक अम्ल। एकदम बेसिक नॉलेज है, याद रखना है लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाते हैं। अगला सवाल, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। याद रखना है, एक जानवर का जो फेरोमोन का क्या काम है, तो एक ही जाति के जानवरों का प्रभाव डालती है। आरआरबी जेईई 2014 में पूछे गए सवाल। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, जिसका कारण क्या है, याद रखना है स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है ये सारे। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है ये सारे, इसीलिए मुंह में पानी आ जाता है। अगला सवाल, विरेचनों में हार्मोन जो है वह मतलब मनुष्यों में जो पुरुषों में जो विरेचन के अंदर हार्मोन पाया जाता है उस हार्मोन का नाम क्या है, याद रखना टेस्टोस्टेरोन। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, 5 स्टार सवाल है। विरेचन यानी मनुष्य के पुरुष में जो पाए जाते हैं वह विरेचन में पाए जाते हैं, वह विरेचन में पाए जाने वाले कौन से हार्मोन है, तो याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है कौन, तो याद रखना ग्लूकामागोन। याद रखना ग्लूकामागोन बचाता है। अगला सवाल और बहुत ही बेसिक नॉलेज, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखना आयोडीन। बहुत ही शानदार सवाल है, याद रखना है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। यह थायरोक्सिन के संश्लेषण का आवश्यक कौन सी है, तो याद रखना आयोडीन बहुत जरूरी है, नहीं तो आयोडीन की कमी के कारण
जो है गले में जो है ना, गले में बीमारी आता है उसका थायरॉक्सिन नामक मतलब एक बीमारी है, वह थायरॉक्सिन से संबंधित रहते हैं, तो वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। अगला सवाल, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? तो यह अग्नाशय, पेट से निकलती है, अग्नाशय से निकलती है इंसुलिन हार्मोन। अगला सवाल, थायराइड ग्रंथि, हाँ थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? याद रखना है गले में, गले में होती है थायराइड ग्रंथि। और याद रखना है अंग इंसुलिन कौन सा पैदा कर देता है? अब भी हम जस्ट बताएं कि हमारा जो पैनक्रियाज है यानी अग्नाशय है, वहीं पर इंसुलिन पैदा होती है। अगला सवाल, इंसुलिन विनियमित करता है कौन? तो याद रखना है इंसुलिन का क्या काम है? तो याद रखना ब्लड जो शुगर है उसको लेवल में रखना है, वह इंसुलिन का काम है। ठीक है, याद रखना है ब्लड शर्करा यानी रक्त शर्करा का स्तर जो लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन का है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ से उत्पादन होती है? तो याद रखना है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से। बहुत ही शानदार सवाल है, ये याद रखना है। मानव शरीर में इंसुलिन जो है उत्पादन होती है वह अग्नाशय से होती है। आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अग्नाशय की कोशिकाओं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना अग्नाशय की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है उसे लैंगरहैंस की आइलेट्स कहा जाता है। बहुत ही शानदार सवाल। मानव शरीर के अंग से इंसुलिन का स्राव कहां से होती है? अभी हम बताएं पैनक्रियाज अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावित होती है। अगला सवाल, हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित क्या नहीं किया जाता है? तो यह रखना है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जो है हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं निकलती है। अगला सवाल, लैंगरहैंस के आइलेट्स मानव अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो यार लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो यार अग्नाशय में पाई जाती है। अगला सवाल आते हैं, सवाल है कि रासायनिक पदार्थ में अग्नाशय स्रावित किया जाता है। तो रासायनिक पदार्थ में जो अग्नाशय क्या स्रावित किया जाता है? तो यार इंसुलिन स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? बहुत ही बढ़िया सवाल, एकदम 5 स्टार सवाल। मनुष्यों में आपातकालीन हार्मोन कौन सी है? तो याद रखना एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है मनुष्यों में आपातकालीन हार्मोन है। नेक्स्ट, आपातकालीन स्थिति के दौरान हार्मोन जो है वह उत्सर्जित कर देती है। तो याद रखना है एड्रेनालिन। बहुत ही बड़ा सवाल है, याद रखना एड्रेनालिन आपातकालीन हार्मोन है। नेक्स्ट, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसकी अतिस्राव के कारण हो जाती है? याद रखना थायराइड में थायराइड हार्मोन की अतिस्राव के कारण ग्रेवी रोग हो जाती है। अगला सवाल आते हैं, हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो याद रखना हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, मानव एंजाइम नहीं होते हैं। तो सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस यह पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, मानव पढ़ दिए थे, सॉरी। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से अम्ल स्रावित होती है, तो उसका नाम क्या है? यानी पेट की परत में कुछ ग्रंथियों से कोशिकाओं से अम्ल प्राप्त होती है, उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। याद रखना यह बहुत ज्यादा अम्लीय होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। अगला सवाल, अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो याद रखना पित्ताशय, ग्लैंड ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर जो है, पित्ताशय एक अंग नहीं है। याद रखना, सॉरी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, ग्रंथि नहीं है। ग्रंथि किसको बोलेंगे? जहां से एक हार्मोन निकलता हो, ठीक है, रिलीज होता हो। अगला सवाल, मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो याद रखना लीवर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आरआरबी जेईई एलपी में पूछा गया सवाल। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? तो याद रखना फ्रेडरिक बेंटिंग को किया गया था। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फ्रेडरिक बेंटिंग को। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक बेंटिंग। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना है हार्मोन जो मानव ब्लड शुगर में शर्करा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। बहुत ही बढ़िया सवाल है, याद रखना है इंसुलिन कंट्रोल करता है ब्लड में रक्त को, मतलब कंट्रोल करता है। अगला सवाल, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है।
जिसकी किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो यार ना मेलानिन। मेलानिन के कारण हम जो सूरज में मतलब धूप में ज्यादा दौड़ते हैं, गर्मी के दिन में ज्यादा दौड़ते हैं, तो हम लोग काले हो जाते हैं ना, होते हैं ना। तो ये जो समस्या है वह मेलानिन के कारण होते हैं। हमारे त्वचा में मेलानिन नामक जो है पदार्थ पाया जाता है, उसी के कारण काले पड़ जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होती है? तो यार ना मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में वह कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है, दोनों स्रावित करती है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना है एंजाइम और हार्मोन दोनों कहां से निकलती है? अग्नाशय या पाचक ग्रंथि से। याद रखना है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से। अगला सवाल, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वही पैनक्रियाज यानी अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना वही पैनक्रियाज में ही लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, अग्नाशय में ही पाई जाती है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मानव शरीर में अग्नाशय का एक भाग कौन सा है? तो यार ना पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र जो है मानव शरीर के अग्नाशय का एक भाग है। अग्नाशय वही एक काम करती है, पाचन तंत्र करने में मुख्य सहायक होती है। ठीक है। अगला सवाल, हार्मोन थायराइड ग्रंथि का स्रावित ना होना क्या कहलाता है? तैयार रखना है ट्राइऑर्थोडारोनिन, ये कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय होती है। तो याद रखना यौवन यानी यौन अवस्था तक ही मतलब वह ग्रंथि वह सक्रिय रहती है, तेज रहती है, मतलब वह होती है। तो याद रखना कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। अगला सवाल, ADH का पूरा नाम क्या है? यार एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। याद रखना है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। ADH का फुल फॉर्म क्या है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो यार पैप्सिन। पैप्सिन जो होते हैं वह जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पेप्टिन ग्रुप डी आरआरबी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यार पैप्सिन जो है अमाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पैप्सिन स्रावित होने वाला एक एंजाइम कहां से है? तो यार अमाशय से निकलती है। अगला सवाल आते हैं हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति का क्या कारण है? वही जो पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, पुरुषों का हार्मोन वही है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यौवन आरंभ, मतलब जब हम लोग जवान होने के टाइम आते हैं, एडल्ट में आते हैं, तो यह रखना है उस टाइम श्वेत ग्रंथि और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ जाती है। इस ग्रंथियों से इस समय तत्व कहाँ स्रावित होती है? रखना श्वेत और तेल से संबंधित होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन स्रावित होती है। रखना है अंडाशय में। राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन जो है हार्मोन कहाँ स्रावित होती है? अंडाशय में। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि पुरुषों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में जो पाई जाती है हार्मोन उसका नाम है, क्या नाम है? याद रखना है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन महिलाओं का हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का हार्मोन है। नेक्स्ट, एक सक्रिय एंजाइम किसे कहा जाता है? याद रखना ट्रिप्सिन एक सक्रिय एंजाइम है। एंजाइम कौन सा नहीं है? तो याद रखना है इंसुलिन एक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थायरोक्सिन की उपस्थिति के कारण क्या आवश्यक है? तो याद रखना थायरोक्सिन में आपका आयोडीन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो घेंघा रोग हो जाता है। अभी याद आया, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो याद रखना थायरोक्सिन कहलाते हैं। कौन सा हार्मोन है? याद रखना थायरोक्सिन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रक्त में शर्करा यानी शुगर में स्तर को वृद्धि के पता लगाने के लिए कौन से कोशिकाओं द्वारा चलता है? यार ना यह पैनक्रियाज की कोशिकाएं पता करती है कि ब्लड में जो है शुगर लेवल की वृद्धि हो रही है। अगला सवाल आते हैं आरआरबी ग्रुप डी पूछेंगे सवाल, एकदम बेसिक नॉलेज है। 9, 10, 11, 12 का जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रेलवे के द्वारा एकदम बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी बेस्ड सवाल पूछा जाता है, तो वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पिछले 10 सालों में आरआरबी या रेलवे के द्वारा जहां कहीं भी एग्जाम प्रीवियस ईयर सवाल साइंस के रूप में पूछा गया सवाल है, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लगभग 350 या 300 सवाल बचे हैं, मतलब टोटल में है इसी लेक्चर में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत बड़ा ज्यादा सवाल है यहाँ से, और रैपिड फायर स्पीड में हम लोग ज्यादा समय भी नहीं ले रहे हैं, बहुत कम समय में हमें 300 MCQ 1 लाइनर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, पुरहस्त ग्रंथियों से होने वाले स्राव
प्रवेश कौन करता है, कहाँ से करती है, तो याद रखना है मूत्र मार्ग से करती है। विरेचन में हार्मोन कौन सी होती है, और याद रखना है पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। अगला सवाल, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, यह कहाँ से स्रावित होती है, तो कहाँ से होती है, विरेचन से होती है। ठीक है, अगला सवाल आता है टेस्टिस ग्रंथियों को मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि यही है और मस्तिष्क में यह ग्रंथि पाई जाती है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि उस ग्रंथि का नाम बताए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो यह रखना अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित कौन करती है, तो यह रखना पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि का उसे कहा जाता है, वही नियंत्रित करती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, रखना मस्तिष्क के तले में पाई जाती है। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो यार खोपड़ी के अंदर, अभी हम बताएं। अगला सवाल, अस्थि मज्जा जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा मौजूद हार्मोन आरबीसी का उत्पादन कौन बढ़ा देता है, तो याद रखना है एरिथ्रोपोइटिन। याद रखना है एरिथ्रोपोइटिन जो है अस्थि मज्जा में आरबीसी के उत्पादन को बढ़ा देता है। मतलब हमारा जो ब्लड है, खून है, वह कहाँ निर्माण होती है, तो याद रखना है हड्डियों के अंदर जो है ना गोल 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 बूंदा बूंदा टाइप का रहेगा, वो जगह है उसका नाम है अस्थि मज्जा, वहीं पर निर्माण होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होती है, तो याद रखना बैक्टीरिया में, जीवाणु में हार्मोन नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है, एकदम नया सवाल यहाँ से आपको देखने को मिला होगा। हार्मोन जो है वह किसमें नहीं पाया जाता, ध्यान रखना जीवाणुओं में। ठीक है, जीवाणुओं में हार्मोन्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अच्छा जीवाणुओं से बहुत सारे रोग भी होते हैं जीवाणु के कारण, जैसे हो गया प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, उसके बाद टिटेनस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। ठीक है, और हाँ ऐसे ही बहुत सारे जो रोग है वो सारे जीवाणु के कारण होती है। अगला सवाल, यकृत द्वारा स्रावित पित्त कौन मदद करता है, यार ना पाचन करने में मदद करता है। यकृत द्वारा जो स्रावित होती है ना, पित्त निकलता है ना यकृत द्वारा, लीवर द्वारा, वो जो काम करता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान देता है। याद रखना है खाने को पाचित करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगला सवाल, लाइपेज एंजाइम का निर्माण शरीर के किस अंग द्वारा होती है, तो याद रखना अग्नाशय के द्वारा। बहुत ही बड़ा सवाल है, लाइपेज एंजाइम का निर्माण कहाँ से होता है, तो याद रखना अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से होती है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, एक थायराइड हार्मोन के रूप में दवा का प्रयोग कौन सा होता है, तो याद रखना है लेवोथायरोक्सिन। लेवोथायरोक्सिन जो है एक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका थायराइड हार्मोन हो जाती है, थायराइड मतलब समस्या हो जाती है उसे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, थाइमस ग्रंथि किस हार्मोन को पैदा करती है, उसे क्या कहा जाता है, थाइमोसिन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आंतरिक रस यानी हार्मोन संदर्भ नहीं है, तो यार वैसोप्रेसिन नहीं है। अगला सवाल, पुरुष सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है, यार उसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, एस्ट्रोजन महिलाओं के हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के हार्मोन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने में कौन सा उत्तेजित हो जाता है, याद रखना है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के कारण माओ में दूध उत्पन्न हो जाती है जब मतलब बच्चा जना हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में कौन सहायता करता है, याद रखना है सेरोटोनिन जो है वह सहायता करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ग्रंथियां द्वारा आंखों में आंसू बन जाते हैं, तो याद रखना है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि के कारण ही ग्रंथियों में जो है आंसू, आंखों में आंसू बन जाते हैं, लैक्रिमल ग्रंथि। ये बेसिक नॉलेज एकदम याद रखना। अगला सवाल, सोमेटोट्रोपिन जो है उसका नाम क्या है, याद रखना है वृद्धि हार्मोन का दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, श्वेत ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है, बहुत ही शानदार सवाल, तो याद रखना है श्वेत ग्रंथि का मुख्य कार्य प्रोड्यूस टू स्वेट यानी पसीना को निर्माण करना श्वेत ग्रंथियों का काम है। अगला सवाल है कि ग्रंथियों में ग्रंथि फेफड़ों के बीच कौन सा विद्यमान पाया जाता है, तो याद रखना बाह्य ग्रंथि में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आश्रु गैस कहाँ उपस्थित, याद रखना है आंखों में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना है लीवर यानी यकृत एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रजनन तंत्र से संबंधित सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणुओं की कोशिकाएं मौजूद होती है तो वे कहां से निर्माण होते हैं, तो यार ना युग्मनज से निर्माण होते हैं। अगला सवाल आता है,
मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा कहाँ से होती है, याद रखना गर्भाशय में। याद मतलब मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन मतलब बच्चा जो निर्माण होती है वह गर्भाशय में होती है, यूटेरस में होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं गर्भाशय यानी यूटेरस में किसके माध्यम से योनि में खुलता है, यार ना गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा, कैर्विक्स के कारण गर्भाशय ग्रीवा की तरफ खुलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है, तो यह रखना वीर्य उसी मार्ग से निकलता है और उसी मार्ग से मूत्र भी निकलता है। देखना है मतलब ये सारे जो है ना वह मूत्र मार्ग से ही निकलती है, ठीक है। पेनिस लास्ट में है, वही पेनिस के द्वारा उसी के माध्यम से निकलती है। नेक्स्ट हम लोग आता है अगला सवाल, सूत्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर होने वाली नलिका किसके साथ जुड़े होते हैं, तो याद रखना मूत्राशय जो है मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है और अंत में पेनिस के द्वारा हमारे मूत्र जो है त्याग हो जाती है और वहां से वीर्य भी त्याग हो जाती है। वीर्य का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखना है विरिस्तन में, ठीक है। 2 विरिस्तन पाए जाते हैं पुरुषों में, उसी विरिस्तन यानी टेस्टिस में ही वीर्य का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और याद रखना कौन से हार्मोन बहुत ज्यादा सहयोग इसमें करती है, तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन, अभी हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे बेसिक नॉलेज आपके जहन में इसी वीडियो से मिल रही होगी, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, तो याद रखना नर युग्मक, गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रिया कौन सी है, तो याद रखना निषेचन। नर और मादा युग्मक अगर एक साथ कहीं कॉम्बिनेशन हो जा रहा है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, उसे निषेचन कहा जाता है। उसके बाद ही मतलब प्रक्रिया होती है मतलब बच्चे को जन्म लेने की। अगला सवाल, यदि क्या शामिल हो जाए कि अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है, तो याद रखना यदि लैंगिक प्रजनन अगर शामिल हो जाए तो अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से कैसे भिन्न है, तो यह रखना है नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक के रूप में माता पिता का समान होता है। एलपी में पूछा गया सवाल सिनगैमी क्या है, तो यह रखना है एक शुक्राणु का एक अंडाणु में संयुग्मन का, जो एक शुक्राणु और एक अंडाणु जब मिलती है उसे ही कहा जाता है सिनगैमी। तो पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा अपने को तैयार कर लेता है। तो कौन सा हिस्सा तैयार कर लेता है, तो यार ना गर्भाशय। बहुत ही बेसिक नॉलेज है ये बढ़ते भ्रूण के कारण और इसको धारण करने के लिए हर महीने जो है मादा अपनी प्रजनन प्रणाली का हिस्सा तैयार करने के लिए गर्भाशय तैयार करती है, ठीक है। और अपने आप ये सारे जो है यूटेरस तैयार हो जाता है। एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन प्रक्रिया क्या है, तो यह रखना एक गर्भाशय से लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना ही इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अगला सवाल प्रोस्टेट ग्रंथि किसमें मौजूद होते हैं, तो याद रखना प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मूत्राशय में पाया जाता है, ब्लैडर में पाया जाता है। एलपी में पूछा गया सवाल प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मूत्राशय में पाया जाता है। नेक्स्ट मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है, तो याद रखना यह एक ग्रंथि है। अगला सवाल आते हैं अंडा यानी अंडाशय से कोख में लाया जाता है, तो याद रखना डिंब वाहिनी जो है अंडाशय की कोख में लाया जाता है, डिंब वाहिनी, ठीक है। अगला सवाल हम लोग शानदार सवाल है, यहाँ सवाल है बता रहा है कि भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषित प्राप्त होती है, तो याद रखना कौन से किसकी सहायता, गर्भनाल की सहायता से। एलपी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मानव प्रजनन प्रणाली का मां के रक्त से भ्रूण के पोषण कहां से प्राप्त होते हैं, तो याद रखना गर्भनाल से। अगला सवाल उस अंग का नाम बताया जहां भ्रूण विकसित होती है, याद रखना यूटेरस यानी गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होती है। अगला सवाल है कि विरिसन कहाँ में मतलब किस जगह उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो याद रखना अंडकोश की थैली में विरिसन का मतलब स्थित होता है। अगला सवाल आते हैं निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या निर्माण होते हैं, तो याद रखना जाइगोट यानी युग्मनज निर्माण होता है निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट एक प्रजनन कोशिका कौन सी है, तो याद रखना है जाइगोट युग्मक जो है वह एक प्रजनन कोशिका है। नेक्स्ट महिलाओं की यौवन की शुरुआत कब से होती है, याद रखना है रजोदर्शन से होती है। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल।
मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है उसे अंड जनन कहा जाता है। एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। कोलेस्ट्रम कहाँ से प्रदान होती है, तो यह रखना रोग प्रतिरोधक शक्ति है कोलेस्ट्रम, याद रखना है। एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होती है, तो याद रखना फैलोपियन ट्यूब में। अगला सवाल, गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होती है, तो याद रखना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन गौण मिश्रित होते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, याद रखना गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक दो चीज का मिश्रण होता है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम हो जाता है। यह किशोरावस्था कौन सी स्थिति में होती है, तो याद रखना यौवन अवस्था में शुरुआत होती है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने का ऊतक क्या कहलाता है, तो याद रखना प्लेसेंटा कहा जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करती है, उस तंतु को क्या कहा जाता है, तो याद रखना उसे फेटल प्लेसेंटा यानी भ्रूण नाल कहा जाता है। ठीक है, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करती है, उसे भ्रूण नाल कहा जाता है। ग्रुप डी आरआरबी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उस उम्र का क्या नाम, मतलब कौन सा उम्र है जिस दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक मतलब एक्टिव हो जाती है और गोनाड्स युग्मक और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू हो जाता है। मानव यौन की यह परिपक्व किस उम्र में होती है, तो यार ना किशोरावस्था, एडल्ट में यह शुरुआत हो जाती है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण से परिमाणित होती है। याद रखना है किसके कारण, तो याद रखना निषेचन के दौरान ये सारी क्रियाएं होती है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होती है, तो टेस्टिस यानी वृषण में। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होती है, वही वृषण यानी टेस्टिस में होती है। अगला सवाल, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर होती है क्योंकि क्या होती है, तो याद रखना शरीर के बाहर हमारे जो वृषण है टेस्टिस है वह शरीर के बाहर क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बेसिक नॉलेज है। तो यह इसका मतलब जो है टेम्परेचर बहुत मायने रखता है। शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे जो है शरीर के बाहर इसे मतलब गॉड गिफ्टेड के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसके बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है, तो यार ना भ्रूण पोष। अगला सवाल, उस वाहिनी का नाम बताएं जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणुओं को शरीर में ले जाती है, उसे शुक्रवाहिका कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आ जाते हैं, तो शुक्रवाहिका के द्वारा निकलते हैं। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रहते हैं, तो यार अधिवृषण में कम समय के लिए रहते हैं। मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का कौन सा हिस्सा है, तो यार शुक्रवाहिका एक हिस्सा है। अगला सवाल, मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा कहाँ बनते हैं, तो यार गर्भाशय में बनते हैं। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यार निषेचन की क्रिया अंडवाहिका में संपन्न होती है और अंडाशय में जो है वह निर्माण करती है। अगला सवाल आते हैं, गर्भाशय में वह मतलब निर्माण होती है। अगला सवाल, मादा रोगाणु कोशिकाओं या अंडे कहाँ बनते हैं, तो यार अंडाशय यानी ओवरी में बनते हैं। ग्रफियन पुटक की गुहिका को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना है एंट्रम यानी कोटर कहा जाता है। ग्रफियन पुटक की गुहिका को कोटर कहा जाता है। नेक्स्ट, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो यह रखना मादा युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक नर प्रजनन अवयव कौन सा नहीं है, तो यह रखना गर्भाशय ग्रीवा जो है एक नर प्रजनन अवयव नहीं है। अगला सवाल आते हैं, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाया जाता है कौन, तो यह रखना अंडवाहिका। अंडवाहिका जो है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव शरीर को अंडे के अंडाशय से गर्भाशय तक कौन ले जाती है, तो वही अंडवाहिका ले जाती है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है, तो यार ना गर्भ निरोधक। बहुत ही कंटाप सवाल है, याद रखना गर्भ निरोधक कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, नर प्रजनन तंत्र के अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, याद रखना उसे शुक्राणु यानी स्पर्म कहा जाता है। नर प्रजनन तंत्र का काम है। प्रसव पीड़ा की कौन सी दीवारों का संकुचन हो जाती है, प्रसव पीड़ा के दौरान गर्भाशय यानी यूटेरस की दीवार जो है संकुचन हो जाती है, चपटी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल,
माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास होना लगभग कितने महीने का टाइम होती है? तो यार 9 महीने। याद रखना। अगला सवाल आता है, किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो यार निषेचन, फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप ही युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नर और मादा के युग्मक आपस में मिलकर क्या बनते हैं? तो यार जाइगोट बनते हैं, और जाइगोट यानी युग्मज का निर्माण करते हैं। अगला सवाल आते हैं, मनुष्यों में निषेचन अंडा अस्तर में प्रत्यारोपण कहाँ होती है? तो यार यूटेरस यानी गर्भाशय में निषेचन अंडा अस्तर रूप से प्रत्यारोपित होती है गर्भाशय में। अगला सवाल, निषेचित अंडा युग्मज परत में समाविष्ट हो जाती है? तो यार निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय के परत में समाविष्ट हो जाती है, और ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले भिन्नताएं कहाँ होती है? तो यार वंशागत के रूप में होती है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ से होती है? तो यार वृषण के रूप में होती है। अगला सवाल, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा क्या काम किया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। प्लेसेंटा उत्तक का क्या काम है? तो याद रखना, प्लेसेंटा उत्तक जो है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना प्लेसेंटा उत्तक का काम है। बहुत बड़ा काम है प्लेसेंटा उत्तक का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, महिला जनन अंग कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका, ये तो पुरुषों का है। अगला सवाल, मनुष्यों में निषेचन कहाँ होती है? तो यार फैलोपियन ट्यूब में होती है निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रोटेस्टेंट ग्रंथि जो है यह होने वाले स्राव कहाँ से प्रवेश होती है? तो यार मूत्र मार्ग से होती है। मासिक धर्म के दौरान योनि में रक्त निकलना गर्भाशय की परत को टूट जाने के कारण होती है, परत से ब्लड निकलने लगती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होते हैं। तो याद रखना वृषण में होती है पुरुष प्रजनन भाग में, यहीं पर टेस्ट यानी स्पर्म का निर्माण होता है। पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? टेस्टिस कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला सवाल, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं के शरीर से बाहर कुछ घंटों तक तो रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को विट्रो कहा जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। यौन प्रजनन में अभिभावक का क्या योगदान है? तो यह रखना, वंशाणु जीन का आधा भाग जो है वह अभिभावक का योगदान है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निषेचन अंडा यानी युग्मज समाविष्ट कहाँ होते हैं? तो यार गर्भाशय यानी यूटेरस में पाया जाता है निषेचन अंडा और युग्मज, ये सारे जो है गर्भाशय में पाए जाते हैं। अगला सवाल, मादा प्रजनन कोशिकाओं का नाम क्या है? तो यार अंडा, एक नाम है। अगला सवाल आते हैं, महिलाओं की प्राथमिक जननांग कौन सा है? तो यार वही अंडाशय ही, ओवरी ही महिलाओं का प्राथमिक जन्म अंग है। अगला सवाल आते हैं, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो यार यौन अंग प्राथमिक वृषण है, जहाँ निर्माण होते हैं किसका? स्पर्म का। अगला सवाल, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिकाओं के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन कहाँ से होती है? उसे क्या कहा जाता है? यार अपना जाइगोट कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, ये बहुत बड़ा मतलब न्यूज में भी था। टेस्ट ट्यूब बेबी यह जो है क्या है? तो यार डिंब का निषेचन प्रखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होती है। ठीक है, डिंब का निषेचन प्रखनली मतलब शरीर के बाहर में होती है, और उसका निर्माण हालांकि मतलब बच्चा बनता कहाँ है? तो यार है पेट में ही बनता है, लेकिन उसका जो निषेचन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, वो शरीर के बाहर होती है। इसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो सवाल यहाँ से बनते हैं चांसेस होने के। अगला सवाल, आंतरिक निषेचन किसे कहा जाता है? यार है शरीर, मादा के शरीर के अंदर जो क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ठीक है, और बाहर हो रहा हो निषेचन तो उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या कितनी होती है? यार 2 होती है युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, TVF ET मतलब टी का मतलब क्या होती है? यार ट्रांसफर। SSC JEE मैकेनिकल 2019 में पूछा गया सवाल। चलिए अगला सवाल आते हैं, दूध में पाए जाने वाले कौन सी प्रोटीन है? तो यार कैसीन पाया जाता है दूध में प्रोटीन। विटामिन डी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो यार मछली का तेल, याद रखना है विटामिन डी मछली के तेल में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन में समृद्ध पाया जाता है? तो याद रखना विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत एक मछली का तेल है, दूसरा सुबह का धूप है। ठीक है, सब याद रखना। हमारे शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, और हाँ ठीक है। अगला सवाल, मछली के लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए तो पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए के बहुत ज्यादा स्रोत हैं,
लेकिन विटामिन डी के बहुत कम ही स्रोत हैं। तो ये याद रखना, मछली के लीवर के तेल जो है ना विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत है। अगला सवाल आते हैं, विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी के कारण कौन सी रोग होती है? याद रखना स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी नामक रोग होती है विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो यह रखना है प्लेटलेट्स की कमी के कारण, यानी प्लेटलेट्स यानी ब्लड में थक्का नहीं जमता है, यानी शरीर में विटामिन के की कमी है। ये सब याद रखना है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है। विटामिन के की कमी के कारण ब्लड में थक्का नहीं जमता है। जैसे मान के चलते हैं कि कहीं अगर हम लोग कट जाते हैं, हल्का सा भी कट जाते हैं तो ब्लड निकल जाता है। कल हम हल्का सा कट भी गए थे, ठीक है, तो कट जब गए तो मेरा ब्लड निकल रहा था, तो हल्का सा टाइट से कुछ कपड़ा बांध दिए उसमें। जैसे ही बांध दिए तो लगभग 5 से 10 मिनट बाद जो है कपड़ा खोल दिए तो ब्लड रुक गया। ब्लड रुक गया मतलब क्या हुआ? वहां पर ब्लड जम गया। उस जमने वाले प्रक्रिया को प्लेटलेट्स के कारण जमता है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब वो जम रहा है, मतलब हमारे शरीर में विटामिन के की मात्रा है। याद रखना है, हमारे शरीर में विटामिन के की मात्रा है। अगर वही के की मात्रा नहीं होती तो वह खून जो है ना बंद ही नहीं होता, वो खून निकलते रहता, तो वो समस्या हो जाता है। तो विटामिन के की कमी के कारण ही मतलब जो है ना प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और याद रखना, खून जो है बहना चालू रहता है और खून जमने नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना है विटामिन की कौन सा नाम बताए जिसके कारण खून बहने लगता है? तो विटामिन के। बहुत ही शानदार सवाल, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसकी कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी होती है? शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होती है, सब याद रखना है। विटामिन ए की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होती है। अगला सवाल आते हैं, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है मतलब उसके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी है? तो यह है विटामिन डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मछली से प्राप्त होने वाले कॉड लिवर तेल में किसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन डी। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होती है? रिकेट्स यानी सूखा रोग। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी के कारण मानव के अंग कौन से प्रभावित होते हैं? याद रखना, हड्डी कमजोर हो जाते हैं विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किसकी कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होती है? तो विटामिन डी। केला किस विटामिन का एक प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो केला में विटामिन बी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी नामक रोग भी होता है, ये सब भी याद रखना। अगला सवाल, विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कौन बढ़ा देता है? तो याद रखना, कैल्शियम के अवशोषण को विटामिन डी बढ़ा देता है। अगला सवाल, अच्छा जल में कौन घुलनशील विटामिन है? तो जल में मतलब बी और सी, विटामिन सी और विटामिन सी जो है ना, विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। बाकी कौन बच गया? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे वसा में घुलनशील है, सब याद रखना। ठीक है, वसा में घुलनशील ए, डी, ई के है और बी, सी जो है वह विटामिन सी, विटामिन बी, ये सारे जल में घुलनशील है। देख रहे हैं एसएससी में कितना बार पूछा गया, वही सवाल पूछ दिया कि कौन सा विटामिन पानी में घुलता है? यानी विटामिन बी और विटामिन सी। अगला सवाल, मानव शरीर की विटामिन किसकी कमी के कारण आंखों की जीरोथैलेमिया नामक बीमारी होती है? तो आंखों में समस्या अगर हो रही है मतलब विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए का बहुत ज्यादा स्रोत है, जैसे गाजर हो गया, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद हो गया आपका साग सब्जी, सब में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, सब खाना जो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जिंक का उच्चतम स्रोत कौन सा है? अष्टभुज, ऑक्टोपस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला सवाल, विटामिन कौन सा है जिसकी अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, घातक प्रभाव हो जाता है? मतलब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी से समस्या होगी, लेकिन विटामिन ए और डी की बहुत ज्यादा मतलब अगर विटामिन है शरीर में तो भी समस्या होगी। ठीक है, किसकी दिया? विटामिन ए और विटामिन डी। विटामिन ए और विटामिन डी भी ज्यादा हो जाए शरीर में तो याद रखना उसमें भी समस्या होगी। हाँ, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ये सब ज्यादा होगा तो उससे कोई समस्या ज्यादातर नहीं होगा, याद रखना। अगला सवाल, वसा में कौन सा घुलनशील है? तो वसा में एडक, ई, ए, डी, ई, के, अभी बताए थे वसा में कौन घुलनशील है? तो याद रखना एडक। ठीक है, तो के राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रक्त अस्कंदन मतलब ब्लड को क्लोटिंग होना, मतलब ब्लड जो रुकना, ये सारे किसकी विटामिन की कमी के कारण, मतलब किस विटामिन के कारण होती है? तो यार विटामिन के, अभी हम बताएं आरआरबी एसएसई में पूछा गया सवाल। विटामिन के की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो यार रक्त का थक्का जमने में विफलता हो जाती है विटामिन के की कमी के कारण। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो वही रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है, प्लेटलेट्स का जमना।
विटामिन रक्त के स्कंदन में कौन सहायक है? रक्त का जमना में सहायक विटामिन के है। मनुष्यों में रक्त के थक्का का जमने की सामान्य प्रक्रिया कौन सी मदद करती है? विटामिन के। देख रहे कितना बार पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी उत्पन्न होती है, B1 के कारण। एकदम बेसिक नॉलेज, और एक टॉपिक से इतना सवाल बना दिए हैं, मतलब कहीं से भी अगर सवाल बनने की चांसेस रहेगा ना, तो उम्मीद रखिए कि यहाँ से छूटने की चांसेस नहीं है, अगर सीरियस मोड में देख रहे हैं तो। ठीक है, अगला सवाल, बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होती है? तो यार ना विटामिन B1 की कमी के कारण। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। बहुत ही शानदार सवाल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना रेटिनॉल विटामिन ए की रासायनिक नाम है। एनटीपीसी 2016 में दूसरा पूछा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? याद रखना है विटामिन ए। शुष्काची पाक विटामिन किसकी कमी के कारण होती है? तो यार विटामिन ए की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रतौंधी विटामिन किसकी कमी के कारण होती है? तो यार विटामिन ए की कमी के कारण होती है। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी का रोग होता है? तो यार विटामिन ए। गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है? तो यार विटामिन सी। स्कर्वी यानी विटामिन किसकी कमी के कारण क्या होती है? तो यार विटामिन सी। स्कर्वी जो होती है रोग विटामिन सी की कमी के कारण होती है। ज्यादातर विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, बहुत ही कम समय में हम लोग लगभग 300 पौने 300 सवाल खत्म करने वाले हैं। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों से मसूड़ों से खून आने में समस्या आ जाती है, यह किसकी कमी से होती है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़े में खून होती है, ओंठों में जो है छल्ला पड़ जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। मुंह में ज्यादातर अगर घाव हो रही है, समस्या हो रही है, मतलब विटामिन सी की कमी है आपके शरीर में। और विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो याद रखना है खट्टा सामान यानी आंवला। आंवला जो होती है ना विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं खट्टे फलों में समृद्ध रूप से पाया जाता है, याद रखना है विटामिन सी। स्कर्वी किसकी विटामिन की कमी के कारण होती है? याद रखना स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होती है। पोषक तत्वों में दूध में बहुत कम पाया जाता है विटामिन सी। याद रखना विटामिन सी जो है पोषक तत्वों के दूध में पाया जाता है। अगला सवाल, मतलब बहुत कम पाया जाता है दूध में। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में कौन मदद करता है? यार ना विटामिन सी जो है संक्रमण रोकने में काम करता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? यार ना एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। विटामिन वसा में विलय नहीं है, तो याद रखना कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? तो विटामिन सी और बी वसा में विलय नहीं है। बाकी एडेक जो है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे वसा में घुलनशील है। अगला सवाल, रेटिनॉल किसे कहा जाता है? विटामिन ए को। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल को। कहाँ से सवाल बन रहे देख रहे। अगला सवाल है कि मनुष्य में विटामिन की कमी के कारण कौन सी रोग हो? बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी नामक रोग होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? वही विटामिन सी। ठीक है, चलिए किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है? तो याद रखना विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस यानी मतलब रातों में ना बहुत कम दिखाई देता है, उसी बीमारी को रतौंधी कहा जाता है, मतलब उसके शरीर में विटामिन ए की कमी है। अगला सवाल, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमीन। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। अगला सवाल, नींबू में विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल, विटामिन हमारे शरीर में तीव्र दर्द से बनता है, तो हमारे शरीर में सबसे जल्दी कौन सा विटामिन बन जाता है? तो विटामिन डी, क्योंकि हम लोग धूप में दौड़ते हैं, धूप का सबसे बड़ा स्रोत है विटामिन डी। ठीक है, अगला सवाल, विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 में कौन सी धातु जो है विद्यमान होते हैं? तो यार ना कोबाल्ट धातु। बहुत ही बेसिक नॉलेज है। अगला सवाल, विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त के थक्के बनाने में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखना के हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। अगला सवाल है कि कोबालमीन किसे कहा जाता है? तो यार ना विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमीन है। अगला सवाल, विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत कौन सा नहीं है? तो सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन B12 तो नहीं पाया जाता है। अगला सवाल, किसकी कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग होता है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना नियोसिन की कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग होता है। नियोसिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक कौन सा विटामिन जिसकी कमी के कारण रोग होती है? यार ना पेलाग्रा। अभी बताएं नियोसिन का मुख्य रूप क्या है? यार रखना है नियोसिन का रूप है विटामिन B3। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सामान्यतः जुकाम के इलाज के लिए कौन से विटामिन का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं जुकाम के इलाज के लिए।
आयरन का सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन में सबसे प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में आयरन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पालक की सब्जी हो गया, पालक के पत्ता हो गया। अगला सवाल, विटामिन के का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणुओं का निर्मित कहाँ से होती है? याद रखना, आंतों से होती है, इंटेस्टाइन से होती है विटामिन के का बहुत ज्यादा स्रोत। अगला सवाल, राइबोफ्लिन जो है क्या है? तो याद रखना एक विटामिन है। घातक रक्त अल्पता जो है किसकी विटामिन के कारण होती है? तो याद रखना है विटामिन B12 की कमी के कारण। दालें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, याद रखना दाल में प्रोटीन्स पाया जाता है। घातक एनीमिया किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन B12 की कमी के कारण घातक एनीमिया रोग होती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूनता की कमी के कारण किसकी कारण होती है? याद रखना फोलिक अम्ल, विटामिन B12 और लोहा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विटामिन बी की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? बेरी। विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरोल जो है विटामिन D3 का रासायनिक नाम है। ठीक है, और ही बहुत कम समय बचे हुए हैं, 1 घंटा समय हो चुका है और समय और ही कुछ ही बचा हुआ। ठीक है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? तैयार करना जिगर को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मलेरिया परजीवी का प्राथमिक प्रपोषी कौन सा है? तैयार करना मादा एनाफिलीज जो है मलेरिया परजीवी का बहुत बड़ा वाहक है। अगला सवाल, बीमारी सामान्यतः मच्छरों से फैलती है। तैयार करना मलेरिया बीमारी सामान्यतः मच्छरों से ही फैलती है, वो भी मादा मच्छर। अगला सवाल, मच्छर मलेरिया के परजीवी को कौन सा मच्छर वहन करता है? तैयार करना मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी किसे कहा जाता है? तैयार करना प्लाज्मोडियम जो है वह परजीवी कौन सा है? तैयार करना मलेरिया है। जीव के कारण कौन सा कालाजार रोग होती है? लिस्मेनिया के कमी के कारण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, समय बहुत ही कम समय है, बस खत्म होने वाला है। सामान्यतः चूहा जो है पिस्सू किससे संबंधित होते हैं? तैयार करना प्लेग से। RRB SSC में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो कि डेंगू विषाणु से होता है। इसे क्या कहा जाता है? यार उसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। और याद रखना डेंगू वायरस जो डेंगू वायरस से होती है, ये सब याद रखना। ठीक है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए समय के आधार पर 1 घंटा समय में लगभग 300-350 सवाल हम लोग खत्म कर दिए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये सारे अगर आपको PDF में चाहिए, PDF में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ आपको टेलीग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। वहाँ हम सारे PDF के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं, तो प्लीज़ वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आप नए हैं, हमारी मेहनत पसंद आ रहा होगा, हमारी मेहनत के आधार पे बहुत बेनिफिट आपको भी मिल रहा होगा, तो प्लीज 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 अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ इसी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।